दाम इसमें होने वाले खर्च और प्रयास की तुलना में कहीं ज्यादा है। अंतरिक्ष की खोज ने तकनीकी या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से हमने दूरबीन को भी पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर लगा दिया है। जिन तरंगों में वातावरण को पार करने की क्षमता नहीं है, ये अंतरिक्ष दूरबीनें उन तरंगों का निरीक्षण कर ब्रह्मांड को भी साफ साफ चित्रित कर सकती हैं। गैलीलियो की साधारण दूरबीन से लेकर हबल अंतरिक्ष दूरबीन तक दूरबीनों की एक एक पीढ़ी ने ब्रह्मांड पर नए नए दृष्टिकोण देते हुए हमारे सिद्धांतों को चुनौती और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हम ब्रह्मांड में अपनी आकाशगंगा के केंद्र में भी नहीं हैं, बल्कि इस विशाल मंदाकिनी के एक कोने में स्थित हैं। हम जानते हैं कि सूर्य एक औसत दर्जे का नाम है, जिसका व्यास 14 लाख किलोमीटर और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य गैस का गोला है, जिसकी खोल का तापमान और दाब इतना अधिक है कि हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन हो जाता है। हल्के तत्व भारी तत्व में बदल जाते हैं और पूरी ऊर्जा अंतरिक्ष में बाहर फैलती रहती है। और यही ऊर्जा पृथ्वी को गर्म बनाए रखने के साथ ही जीवन का समर्थन करती है। समय समय पर सूर्य की सतह पर शक्तिशाली स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण सनस्पॉट्स बन जाते हैं और ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। फिर यही ऊर्जा अंतरिक्ष में विशाल विस्फोट के रूप में निकलती है, जिसे हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। इन फ्लेयर्स के फटने के साथ ही उच्च ऊर्जा वाले आयनित कण भी अंतरिक्ष में बाहर आ जाते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी पर पहुंचकर दूर संचार को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अति सुंदर उत्तर व दक्षिण ध्रुवीय जोड़ी भी पृथ्वी करते हैं। अभी तो सूर्य स्थिर अवस्था में शायद 5 अरब सालों तक ऊर्जा का वितरण करता है। लेकिन जब इसके क्रोध से ईंधन समाप्त हो जाएगा, तब सूर्य धीरे धीरे ठंडा होकर एक लाल दैत्य तारा बनेगा, जो इतना विशाल होगा कि बुध, शुक्र और पृथ्वी को भी निगल लेगा। बुध या मरकरी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। जीवन विहीन दुनिया। इसकी सतह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो हजारों उल्का पिंडों और धूमकेतुओं के टकराने से बने हैं। – 2004 में वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैसेंजर खोजी यान भेजा। इस यान ने महत्वपूर्ण साइंटिफिक डेटा के साथ ही ग्रह की सतह के हाई रेजोल्यूशन वाले चित्रों को भी लिया। शुक्र या वीनस आकार में पृथ्वी से थोड़ा छोटा, परंतु मूल रूप से अलग, कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फ्यूरिक एसिड युक्त बादलों से घिरा हुआ है। शुक्र में तेज भूगर्भीय गतिविधियां होती रहती हैं, जिससे उसकी सतह पर लावा बहता रहता है। सौर मंडल का तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। यहाँ पानी के महासागर
और ऑक्सीजन से भरपूर वायुमंडल मौजूद है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। हमारी पृथ्वी एक रमणीय स्थल है। पृथ्वी से लगभग 4 गुना छोटा हमारा चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। बुध के समान चंद्रमा की सतह भी गड्ढों से भरी है। इन गड्ढों का निर्माण सौर परिवार की आरंभिक अवस्थाओं में कई टकराहटों से हुआ है। अंतरिक्ष अभियानों में चंद्रमा ही केवल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिस पर मनुष्य ने अपना कदम रखा। ये है मंगल, सौर परिवार का चौथा ग्रह। जब ये पृथ्वी के निकट होता है तो इसकी दूरी लगभग 7 करोड़ किलोमीटर होती है। 40 वर्षों से वैज्ञानिक योजनाबद्ध तरीकों से मंगल की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। अब तक तो बहुत से राज भी हम जान चुके हैं। इसकी सतह पर असंख्य गड्ढे, विशाल लुप्त हुए ज्वालामुखी और गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। बहुत समय पहले इस लाल ग्रह की सतह पर निश्चित रूप से पानी का बहाव था, लेकिन अब जमीन के नीचे सिर्फ कुछ मात्रा में ही पानी बचा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि सतह के नीचे कहीं सामान्य अवस्था में जीवन हो। वैज्ञानिक लगातार छोटे स्वचालित वाहनों द्वारा मंगल की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में अनेकों मानवीय मिशनों का भी लक्ष्य है। और ये देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। वायुमंडल सघन और बहुत गतिशील है, जो मूल रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना है। बृहस्पति का ये लाल धब्बा एक विशाल तूफान है जो कई वर्षों से 1400 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, जो आकार में पृथ्वी का दुगना है। बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, जिसमें से 2 बहुत खास हैं। पहला यूरोपा, इसकी बर्फ से ढकी सतह के नीचे भारी मात्रा में पानी मौजूद है। दूसरा है आईओ, जिसमें बहुत अधिक ज्वालामुखी हैं, उनसे लगातार लावा बाहर निकलता रहता है। अपने खूबसूरत वलयों के साथ ये है शनि, सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह। ये वलय शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ उपग्रहों के टूटने से बने हैं, जो पत्थर व बर्फ के छोटे बड़े टुकड़े हैं। शनि का चंद्रमा टाइटन एक दिलचस्प दुनिया है। वैज्ञानिकों की खोज से पता चलता है कि टाइटन का वायुमंडल कार्बनिक पदार्थों से भरा हुआ है। साथ ही सतह पर द्रव मीथेन की नदियां भी मौजूद हैं। अगला ग्रह है यूरेनस। इसके भी वलय है, लेकिन कुछ कम आकर्षक। सौर परिवार का सबसे बाहरी ग्रह है नेपच्यून, जो लगभग यूरेनस के समान है, लेकिन इसका वायुमंडल बहुत सक्रिय है।
नेपच्यून से दूर का क्षेत्र बौने ग्रहों प्लूटो, इरिस, मिल्की वे, हाउडी से मिलकर इन बौने ग्रहों के साथ 100 या उससे भी अधिक अज्ञात हजारों छोटे बड़े पिंड सौर परिवार के किनारों पर एक बड़े से क्षेत्र में मौजूद है जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। इसके अलावा मंगल और बृहस्पति के बीच है लघु ग्रह पट्टी जो हजारों विभिन्न आकार वाले पत्थरों से मिलकर बनी है। कुछ अंतरिक्ष यान इन पत्थरों तक पहुंचे और उनकी विस्तृत जानकारियां भी प्राप्त की। यहां तक कि एक खोजी यान लघु ग्रह ईरोस की सतह पर भी उतर चुका है। बहुत अधिक संख्या में ऐसे आकाशीय पिंड भी हैं जो बर्फ और धूल के बने हैं जिन्हें हम कभी कभी पृथ्वी से भी देख सकते हैं, जैसे धूमकेतु या कॉमेट। अतीत में ऐसा माना जाता था कि धूमकेतु राजनीतिक उथल पुथल व विनाश के सूचक होते थे। हमारा सौर मंडल जिस मंदाकिनी में स्थित है उसमें लगभग 2 अरब तारे हैं जो मिलकर हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा बनाते हैं। हाल ही में हमें ये भी पता चल चुका है कि आकाश गंगा में अन्य तारों के चारों ओर भी ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। इन ग्रहों की जानकारियां प्राप्त करना खगोल विज्ञान का एक और बढ़ता हुआ कदम है। तारे विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं। उनके जीवन काल की सीमा कुछ लाख वर्षों से लेकर कई अरब वर्षों तक होती है। जब उनका ईंधन समाप्त हो जाता है तो वो मृत हो जाते हैं। अक्सर उनकी मृत्यु प्रचंड रूप से होती है और वो तारकीय अवशेष के रूप में जैसे सफेद बौना, व्हाइट डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल या शाम गिवर पीछे छोड़ जाते हैं। तारे आमतौर पर समूह में बनते हैं जिन्हें तारकीय गुच्छ या स्टार क्लस्टर्स कहा जाता है। इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्लोबुलर और ओपन क्लस्टर। ग्लोबुलर क्लस्टर या गोलाकार गुच्छों में उच्च एकाग्रता वाले तारे होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा गेंद के रूप में कसकर बंधे रहते हैं और इन गुच्छों की उम्र का पता चलता है इनमें उपस्थित तारों के वितरण से। मंदाकिनियों में इन गुच्छों का मिलना एक सामान्य सी बात है, लेकिन कुछ दैत्य अंडाकार या इलिप्टिकल मंदाकिनियों में 30,000 गोलाकार गुच्छे हो सकते हैं। ओपन क्लस्टर या खुले गुच्छे कम तारों से बनते हैं और इन सब तारों की उम्र लगभग एक समान ही होती है। इन खुले समूहों में तारे कम गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहते हैं। आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाते वक्त अन्य झुंडों या फिर गैस बादलों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसे झुंड अपने तारों को खो देते हैं। अधिकांश खुले झुंड कुछ करोड़ साल तक ही बने रहते हैं। तारों के बीच में विशाल अंतरतारकीय धूल और गैस के बादल होते हैं जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। ये निहारिकाएं हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरी आयनीकृत गैसों से बनी होती हैं। वहां पर परावर्तित, उत्सर्जित और अंधेरी निहारिकाएं हैं।
अगर परिस्थितियां सही हैं, तो ये बादल भी अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते जाते हैं जब तक नए तारे जन्म न ले लें और सृष्टि का ये महान कार्य चलता रहता है। ग्रहीय निहारिकाएं एक प्रकार की उत्सर्जित निहारिकाएं हैं और वो तब बनती हैं जब सूर्य के समान तारे फैलते हैं और अपनी बाहरी परत को अपने से हटा देते हैं और अंत में बन जाते हैं सफेद पौने तारे। सुपरनोवा अवशेष एक विशेष प्रकार की निहारिका है। यह निहारिका भारी रासायनिक तत्वों से भरी होती है जो जीवन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी सर्पिलाकार है। इसके केंद्र में 40 लाख सूर्यों के समान भार वाला एक विशाल श्याम रिवर है। ये विशाल मंदाकिनी सिर्फ अकेली नहीं है। इस ब्रह्मांड में विभिन्न आकार व आकृतियों की अरबों खरबों मंदाकिनियां हैं। अंडाकार मंदाकिनी आमतौर पर बूढ़े तारों से बनती है। सर्पिलाकार में अधिकतर एक चमकदार केंद्र और 2 घुमावदार भुजाएं होती हैं, जो मंदाकिनी के केंद्र से बाहर की ओर फैली रहती हैं। देखा गया है कि 1/4 मंदाकिनियां सर्पिलाकार हैं। मंदाकिनियों में जिनका अपना कोई विशिष्ट आकार नहीं होता, उन्हें अनियमित या इरेगुलर आकार की मंदाकिनी कहते हैं। इनके अंदर धूल और गैस की विशाल मात्रा होती है। अधिकतर अनियमित मंदाकिनियों की शुरुआत सर्पिलाकार होती है, लेकिन दूसरी मंदाकिनियों के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका रूप कुरूप हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से मंदाकिनियों में समूह, गुच्छ और महागुच्छ बनाने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही मंदाकिनियों के समूह व गुच्छों में पारस्परिक क्रिया और टकराव की घटना नियमित रूप से होती रहती है। इस क्रिया से मंदाकिनियों के आकार तो विकृत होते ही हैं, यहाँ तक कि उनके विकास की दिशा में भी बदलाव आता है। ब्रह्मांड में मंदाकिनियां निरंतर गति में रहती हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही जबरदस्त विस्फोट से बना है। बिग बैंग लगभग 14 अरब साल पहले। तब से लगातार ब्रह्मांड का विस्तार होता ही जा रहा है। अब तो विस्तार की ये गति और भी तीव्र हो चली है।
हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बावजूद ब्रह्मांड के शुरुआत और अंत के बारे में बहुत से प्रश्न अब भी अनसुलझे हैं। हम एक प्रबल विशाल ब्रह्मांड में रहते हैं जो मनुष्य की सीमाओं और कल्पनाओं से परे है, परंतु ये जगत भौतिक नियमों पर आधारित है जिन्होंने जीवन की जटिलता को खिलने दिया। हमारी आकाश गंगा के भेद से दूर एक साधारण तारे की परिक्रमा करते हुए इस नीले ग्रह पर स्थित है। सौभाग्यवश बाहर देख पाते हैं और अस्तित्व के महान प्रश्न के समाधान ढूंढ रहे हैं। इस रोमांचकारी यात्रा पर आपको आनंद जरूर आया होगा। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।